हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो इसके अंदर मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पहले 3 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे। सबसे पहले, द शेकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द colonial रूल वर परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश। पहला HIV सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट में एक ही चीज की वजह से स्टैग्नेशन आया था, दैट वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट नहीं आएगा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ नहीं आएगा और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज भी नहीं आएगा। फिर है डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। सो पीसी महालानोबिस was the person who was known as the architect of Indian planning. फिर अगला क्वेश्चन है, which of the following is not true about foreign trade during the colonial rule? India suffered from large trade deficit, restrictive policy of commodity production were followed, Britain maintained a monopoly control over India's export and imports, या फिर इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। यहां पे हमें करेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया 1850, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को 1807, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, ओपन ऑफ स्विस कैनाल 1869। और इधर हमें क्या करना है, इनकरेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को, दैट इज 1807, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को 1807। द ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गोल्स इन प्लानिंग इज टू ensure a fair and just society for all citizens, foster competition by reducing government intervention in markets, focus on short-term gains rather than long-term social benefits, enhance economic growth through targeted investment in specific sectors। तो हमारा equitable distribution of goals in planning का जो ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, that is ensures a fair and just society for all the citizens। Read the given statement carefully and choose the correct alternative. Demonetization was an initiative taken by the government of India to curb black money, terrorism and circulation of fake currency. Statement 1 is true. Demonetization has led people to shift from cash payments to electronic payments. So statement 2 is also true. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा both the statements are true. Which of the following statement is correct with reference to the mixed economy system in India? Mixed economy system क्या होती है, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों ही आती है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के प्रोडक्शन करेंगे। तो उसमें ये देखना है हमें कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स ओवर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स गलत, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग गलत, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू प्राइवेट सेक्टर्स, अगर ओनली टू प्राइवेट सेक्टर होता तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाती, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1, जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू एंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। जमींदारी वर गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पूरा रेंट रखने की फ्रीडम नहीं दी गई थी, उसमें से कुछ पार्ट उन्हें ब्रिटिशर्स को पे करना रहता था।
तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 paved the way for the liberalization of Indian economy। ये स्टेटमेंट सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 रिलैक्स्ड द रिलैक्सेशन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है क्योंकि हम लोगों ने एलपीजी में सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। It ensures uniformity of tax rates across all states. It ensures better tax compliance and tax collection. All types of direct and indirect taxes have been subsumed by it. It is imposed on the supply of goods and services. तो यहाँ पे correct option is option C, that all types of direct and indirect taxes have been subsumed by it. On the eve of independence, India's demographic condition was characterized by which of the following statement? Low level of literacy, low mortality rates, high life expectancy, गलत। High level of literacy, यहाँ पे यही गलत हो जाता है। Low level of literacy, high mortality rates and high, ये भी गलत है। Low level of literacy, high mortality rates and low life expectancy, तो option D is the correct answer. In India, agricultural subsidies have always been a topic of debate among the economic thinkers. Identify which of the following statement is not an argument in favor of continuation of agricultural subsidies in India. Subsidies encourage farmers to adopt newer technologies. Subsidies help the farmer to face the uncertainties of future. Subsidies aim to reduce the inequalities between rich and poor. Subsidies mainly benefits the fertilizer industry among the farmer. और ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो थी वो हमेशा इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत थी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बेनिफिट होता था वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को होता था और फार्मर्स को नहीं, क्योंकि सब्सिडीज वर गिवन टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ फार्मर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। India developed sound industrial base under the colonial rule. India had very developed capital good industry structure on the eve of independence. Under the colonial rule, India generated export surplus. The real motive of development of infrastructure under the British rule was to ensure development of India. और correct option हो जाता है यहाँ पे आपका option C, that is under the colonial rule, India generated export surplus. Consider the following statement about portfolio investment in India and choose the correct alternative. Investment by a foreign company to start its subsidiary company in India. A foreign investment by a foreign company to acquire some company in India. A foreign investor buying shares in Indian market. A foreign investor buying goods in Indian market. यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा करेक्ट पेयर बनेगा? अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग ऑफ शेयर्स ले लेते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 3 ओनली। Which of the following is not a valid statement in the context of Industrial Policy Resolution 1956? हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू IPR 1956। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज वर गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, टैक्स बेनिफिट्स वर गिवन टू इंडस्ट्रीज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन बैकवर्ड रीजन टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटीज, अ फ्यू इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू बी ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, goods produced by the small scale industries were deserved। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। फिर स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल्स एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। मॉडर्नाइजेशन और रेफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ओनली टू एनहेंस, ये गलत हो जाता है। टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमी वुमन मस्ट बी इक्वल गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट वर्क प्लेस। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स।
Identify the incorrect statement in the light of India's pre-independence occupational structure. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, सही है. इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर रेट देन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर इतना ग्रो नहीं हो रहा था. Prior to India's independence, the stagnation in the agricultural sector was mainly caused by land settlement system. Arrange the following events in the correct chronological order. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ था, उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल था, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को था, एंड फिर द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दैट वाज 1921. तो ये हो जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो हमारा ऑर्डर बनना चाहिए 3, 4, 2, 1. तो 3, 4, 2, 1 आ जाता है ऑप्शन डी, दैट इज 3, 4, 2, 1. Before the advent of Green Revolution in 1960s, India was primarily dependent on dash for the supply of food grains, that is USA. Green Revolution आने के पहले India was dependent on USA for the primary supply of food grains. Industrial Policy Resolution 1956 formed the basis of the dash 5-year plan. 1956 में हम लोग सेकेंड 5-year प्लान की बात कर रहे हैं. कौन सा 5-year प्लान? सेकेंड 5-year प्लान, क्योंकि फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो था 1951 से 1956 और IPR 1956 में आया था. तो ये हो जाता है आपका सेकेंड 5-year प्लान, दैट इज 1956 से आप लोगों को 5 साल गिनने हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1961. Major policy initiatives, land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grain production. The proportion of people depending on agriculture did not decline as expected after the green revolution. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. The goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. यहाँ पे ए ही गलत हो जाता है, तो उसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन डी. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्विस कैनाल इंटेंसिफाइड ब्रिटेन्स कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. The Europeans no longer had to travel around Africa to reach India. यहाँ पे दोनों ही सही है, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर पे. तो ये आपके लिए थोड़ा आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन है. हमें केस पढ़ना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप लोगों को फिर आगे क्या आंसर्स करने हैं. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, डैश वॉज एडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल गवर्नमेंट्स सिंस 1991. तो ये पैरा के हिसाब से हमने 1991 में क्या चीज़ को अडॉप्ट किया था, तो यहाँ पे वी अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन. फिर है 1991 was the landmark moment in India's post-independence history as that changed the nature of economy in fundamental ways. Statement 1 is true. India's economic establishment launched a multi-pronged reform agenda to repair India's macroeconomic balance sheet and ignite growth. So both the statements given are true. India's pre-1990 economic strategy dismantles the vast network of controls and permits that dominated the economic system. तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. In the light of the given text and common knowledge, identify the incorrect statement. The severe balance of payment problem triggered an acute economic crisis in 1991. In 1991, the economic and political leadership launched a multi-pronged
reforms agenda to repair the macroeconomic situation of a nation. In post 1991 situation, the state was given the role of primary regulator of the economy. So option C is correct. Read the following statements carefully and choose the correct alternative given below. Timing and sequencing are critically important in the post-economic reform agenda. Post-pandemic reforms in India require a paradigm shift. So statement 1 is true and statement 2 is false. The 1991 reforms released the vitalities of Indian business persons. The reforms agenda was established a shift and defined the broad outline of economic policy making for years to come. From the given alternatives, choose the correct one. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, so both A and R are true and R is the correct explanation of A. Read the following text carefully and answer the given questions on the basis of same and common understanding. India urged the WTO to relax rules to allow the country to export food grains from its public stock to the nation facing food crisis. India can help reduce food insecurity, but there is hesitation on the part of WTO in relaxing its rules. India's finance minister said food, fuel and fertilizers are global public goods and ensuring access of this for developing and emerging economies is critical. She also shared India's experience including robust gains in agricultural production, citizens-centric food security programs and innovative delivery mechanisms such as One Nation, One Ration Card scheme. तो state and discuss any two objectives of WTO. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि WTO के कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो सबसे पहला है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेंबर कंट्रीज और दूसरा जाता है डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम. नेम एनी टू स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी. तो यहाँ पे रोबस्ट गेन्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सिटीजन सेंट्रिक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स. फिर अगेन हमें ये पूरा का पूरा एक केस स्टडी दिया हुआ है और उसके ऊपर हमें आंसर्स करने हैं. Why was green revolution implemented and how did it benefited the farmers? अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट क्यों किया था और उसने फार्मर्स को कैसे हेल्प किया. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स in the post-independence period. Green revolution has increased the production and productivity in agricultural sector which was otherwise very low. So it helped improving the income of the farmers by creating marketable surplus. Marketable surplus क्या होता है कि सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हो दैट इज नोन एज मार्केटेबल सरप्लस. और इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ, आउटपुट भी इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ उनकी इनकम भी इंक्रीज हो गई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used at the time of shortages. यहाँ पे बफर स्टॉक की बात हो रही है. So the given statement is appropriate as the green revolution helped government to procure and preserve more food grains through agencies like Food Corporation of India. Increase in food grain production has been a substantial that India not only started maintaining buffer stock of food grains but also became dominant player in food grains export market. पहले हम लोग import करवाते थे, अब हम लोग export कर रहे हैं. During the colonial period, a number of socio-economic indicators were in a dilapidated state. List any three such indicators that led to the worsening of India's demographic profile. तो सबसे पहला है लो लिटरेसी रेट दैट वाज बिलो 16%, लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज 33 ईयर्स था ये, एंड अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट वाज 218 per 1000 child. The pre-independent India's occupational structure experienced growing regional variation. Justify the above statement with valid explanation.
So the pre-independent India's occupational structure experienced growing regional variation as parts of Madras Presidency, Bombay and Bengal witnessed a decline in dependence of workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in manufacturing and service sector, whereas the share of workforce increased in states like Odisha, Rajasthan and Punjab. फिर identify and briefly explain three key features of the Indian economy on the eve of independence that contributed to its predominantly stagnant structure. तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन से तीन की फीचर्स थे जो इंडियन इकोनॉमी को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्रीडोमिनेंटली स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते थे. तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा एग्रीकल्चरल डोमिनेंस, फिर आ जाएगा कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लोजन एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, elaborate on the prevailing conditions that contributed to systematic deindustrialization and technologies backwardness. B. Analyze the complex challenges posed by India's foreign trade situation. तो इसका आंसर है सबसे पहला तो डिक्लाइन ऑफ इंडियन कोर्ट्स, दूसरा आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैटर्न्स, तीसरा आ जाता है कंपटीशन ऑफ मशीन मेड गुड्स. उसके बाद ब्रिटिशर्स रूल brought an end to India's foreign trade as India primarily became a net exporter of raw materials and importer of finished goods produced by British industries. So net exporter of primary products, monopoly control over India's foreign trade 50% was with Britain and the rest was with three other countries, that is China, Sri Lanka and Iran. सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमारा अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो इट विल जनरेट एक्सपोर्ट सरप्लस, और एक्सपोर्ट सरप्लस जो आ रहा था दैट वाज यूज्ड फॉर थ्री मेन रीजन. सबसे पहला ब्रिटिशर्स की जो ऑफिस सेटअप हुई थी उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, दूसरा द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिशर्स, वो टाइम पे जो भी ब्रिटिशर्स वॉर फाइट कर रहे थे उसके लिए, और तीसरा वॉज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स दैट इज सर्विसेज. तो जितनी भी सर्विसेज हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे उसका पेमेंट वॉज ऑल्सो मेड फ्रॉम एक्सपोर्ट सरप्लस. आत्मनिर्भर भारत had been at the roots of Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of the planning process. Do you agree with the statement? Justify the rationale of the given statement. The given statement is correct. In the early post-independence period, the aim of government's policy was to reduce the dependence on the foreign countries for goods, services, technology and capital. It stressed on the use of domestic resources to avoid foreign interference, as it was feared that the dependence on imported food supplies, foreign technologies and foreign capital may increase foreign interference in the policies of our country. Similarly, the main thrust of the Atmanirbhar Bharat is also to make India an economy that is self-reliant and self-sufficient. Does modernization as a planning objective create contradiction in the light of employment generation? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका ये रहा आंसर, आप लोग रीड कर सकते हो. फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सबसिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. फिर इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी वन सच लैंड रिफॉर्म. यहाँ पे हमें कोई भी एक लैंड रिफॉर्म समझाने की ज़रूरत है, जैसे कि लैंड सीलिंग हो गया, एबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स हो गया, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लैंड रिफॉर्म समझा सकते हो. फिर डिस्कस एनी टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ग्रीन रिवॉल्यूशन के दो मेरिट और दो डीमेरिट. सबसे पहला कि सेल्फ सफिशिएंट बनाने में हेल्प की, दूसरा फार्मर की जो इनकम इंक्रीज होने में हेल्प की, उनकी पॉवर्टी कम करने में हेल्प की थी. फिर एज द HIV टेक्नोलॉजी वॉज ईजीली एक्सेसिबल टू बिग फार्मर्स, इट इंक्रीज द डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम बिटवीन बिग एंड
स्मॉल फार्मर्स, ये इसके डीमेरिट हो जाते हैं। HIV क्रॉप्स को पेस्ट अटैक से ज़्यादा था, दे वर मोर प्रॉन टू द पेस्ट अटैक्स, तो ये हो जाते हैं उसके 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स। फिर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलोड द रेजिमे ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स, ब्रीफली आउटलाइन एंड डिस्कस सच स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। तो यहाँ पे हम लोगों को टैरिफ्स एंड कोटास के बारे में लिखना है। फिर है highlighting 3 significant adverse impact, conduct a comprehensive analysis to evaluate the potential negative repercussion of implementing the economic strategy of import substitution in developing nations। तो import substitution क्या था? तो सबसे पहले missing out on world trade, less competition, more cost and wasting resources। So if a country tries to make everything itself, even things it is not good at, it might not use it as resources and it is wasting the resources। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू PSUs to enable them to expand in the global market। Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer। Yes, in order to improve efficiency, infuse professionalism and enable public sector undertakings to complete more effectively in the liberalized global environment, the government identified profit-making PSUs। Government declared them as Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas। So PSUs were given greater managerial and operational autonomy। पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज आती थी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में डिले हो जाता था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को महारत्नस, नवरत्नस और मिनी रत्नस में कैटेगराइज कर लिया। ये रहेंगे अभी भी गवर्नमेंट कंपनीज ही, लेकिन इनको खुद का मैनेजमेंट करने का, खुद ऑपरेशन करने का, खुद डिसीजन मेकिंग लेने की पावर और अथॉरिटी दे दी गई थी इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस। एज अ रिजल्ट ओवर द ईयर्स दिस महारत्नस, नवरत्नस एंड मिनी रत्नस हैव परफॉर्म्ड exceedingly well and established themselves as a market leaders। Discuss briefly any 2 major steps taken by the government of India on financial sector front under the economic reforms of 1991। या फिर discuss briefly any 2 measures step taken by the government of India on financial sector front under the economic reforms of 1991। तो सबसे पहला कि हम लोगों ने क्या किया था, RBI का जो रोल था उसको चेंज कर दिया था। सो द रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑन मैनी मैटर्स इंडिपेंडेंट ऑफ RBI। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, हम लोग ने अब प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ कर दिया था कि आप लोग भी अब अपने ब्रांचेस सेटअप कर सकते हो। सो द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन ओरिजिन। और इसी के साथ हमारे IED के 3 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।